जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल चरित्र आपका मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपनी कंपनियों का हिस्सा होते हुए कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जगुआर तक लिए गए निर्णय ने लोगों का नजरिया बदल दिया। इस वीडियो में हम उनके जीवन के पूरे सफर के बारे में बात करेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वे नटाल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था। बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद ले लिया। 1948 में जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे, तब उनके पिता और मां अलग हो गए और उनका लालन पालन उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की और बाद में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल गए। उसके बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्नेल विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए, जहां उन्होंने वास्तुकला और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। भारत लौटने के बाद 1962 में जमशेदपुर में टाटा स्टील में बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू किया। अप्रेंटिस के बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। अपने काम करने के तरीकों से वे बुलंदियों को छूने लगे और मैनेजिंग डायरेक्टर एस.के. नानावटी के विशेष सहायक बन गए। उनकी सोच और काम करने के अंदाज ने उनका नाम मुंबई तक पहुंचा दिया और जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें मुंबई बुला लिया। उनका कहना था, एक ही चीज दुनिया में इंसान को नाकामयाब बना सकती है, वह है जोखिम न उठाने की आदत। रतन टाटा का कहना था कि सबसे बड़ा जोखिम को न उठाना है। जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें कमजोर कंपनियां सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को वापस जिंदा करने की जिम्मेदारी सौंपी। जैसी उम्मीद थी वह कर दिखाएं। 3 साल के अंदर कंपनी प्रॉफिट कमाने लगी। 1981 में रतन टाटा को इंडस्ट्रीज का प्रमुख बनाया गया। रतन टाटा का कहना था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रतन टाटा की विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्हें उनके परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता है और उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख SRTT पहल सर रतन टाटा ट्रस्ट, जो परोपकारी संगठन है जो भारत में लोगों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। टाटा ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में शामिल है। रतन टाटा पर्यावरण स्थिरता के प्रमुख हिमायती भी रहे हैं और टाटा समूह ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई पहल शुरू की। रतन टाटा का मानना था कि धैर्य और दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि यह सफलता की आधारशिला है। उन्होंने उदाहरण भी पेश किया। नैनो से पहले उन्होंने 1998 में टाटा मोटर्स को भारतीय बाजार में उतारा। यह भारत में पहली कार थी जिसे सफलता नहीं मिली, तो फोर्ड मोटर्स कंपनी को बेचने का फैसला लिया गया। बातचीत के दौरान फोर्ड ने रतन टाटा पर ताना मारा कि अगर वह कंपनी उनकी इंडिका खरीदती है तो भारतीय कंपनी पर बहुत बड़ा आसान करेगी। यह बात रतन टाटा के दिल पर लग गई और 10 साल बाद हालात बदले। फोर्ड अपने बुरे दौर में चल रही थी। उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर बेचने का फैसला लिया। रतन टाटा ने 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में इन दोनों ब्रांड को खरीदा। तमाम चुनौतियों, विवाद और उपलब्धियों के बीच टाटा समूह उन कारोबारी ग्रुप में शामिल रहे जिन पर भारतीयों का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। फिर चाहे कोविड के दौरान
1500 करोड़ रुपए की मदद हो या फिर मरीजों के लिए अपने लग्जरी होटल का इस्तेमाल करने देना। रतन टाटा बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका इलाज चल रहा था। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। आज रतन टाटा हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां और देश की तरक्की में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और महान व्यक्तियों के जीवन पर बात करने के लिए चरित्र आपका चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।